हेलो एवरीवन, आप सभी का इस लेक्चर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज के इस लेक्चर में हम केमिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला करने वाले हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए। सो जैसा कि आपको पता है कि जो रेडिकल टेबल इससे पहले आपने पढ़ा है, वो पूरे के पूरे रेडिकल टेबल, चाहे वो पॉजिटिव रेडिकल हो चाहे वो नेगेटिव रेडिकल हो, वो आपको पता होनी चाहिए। अगर पॉजिटिव रेडिकल आपको और नेगेटिव रेडिकल ये दोनों अच्छे तरीके से पता हैं, तो किसी भी तरह का फार्मूला लिख पाने में आपको किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं आने वाली है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, सपोज करिए कि आपको कुछ केमिकल फार्मूला लिखने के लिए दे दिया गया है ना, बोला गया आपको कि बताइए कि कैल्शियम क्लोराइड का, आपको यहां पे लिख दिया गया कि दिस वन इज कैल्शियम क्लोराइड। मान लीजिए हमें किसी ने पूछ लिया कि बताइए कि कैल्शियम क्लोराइड का केमिकल फार्मूला क्या है। ये केमिकल नेम है, अब केमिकल फार्मूला चाहिए हमें। तो फार्मूला बताने के लिए सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए कि कैल्शियम आखिर पॉजिटिव रेडिकल है। ठीक है, पॉजिटिव रेडिकल की नेमिंग पहले आती है, तो नो डाउट आपको पॉजिटिव रेडिकल ही मिलेगा, यानी कि कैल्शियम जो है ये पॉजिटिव साइन वाला है। तो इसमें कितना चार्ज है, कैल्शियम पे चार्ज कितना होता है, तो हमें पता है कि बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, ये जितने लोग हैं सेकेंड ग्रुप वाले फैमिली, ये सब कोई 2 पॉजिटिव में रहते हैं। तो आपको ये पता चल गया कि यहाँ पे कैल्शियम 2 पॉजिटिव चार्ज में रहता है, और क्लोराइड जो रहता है वो माइनस साइन के साथ में रहता है, Cl माइनस, तो -1। तो ये 1 सिर्फ लेना है, पॉजिटिव नेगेटिव से आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए, मैग्नीट्यूड से मतलब होना चाहिए कि इसका 1 जो है इसके नीचे आएगा और इसका 2 जो है वो इसके नीचे आएगा, राइट। तो हम इसको क्या बोल पाएंगे, दैट इज CaCl2। सो दिस इज द केमिकल फार्मूला फॉर कैल्शियम क्लोराइड। है ना इजी, बहुत इजी है। और इसी को आप मॉलिक्यूलर फार्मूला कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मॉलिक्यूल्स हो गए ना, अब ये मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया। नेक्स्ट, इसी तरीके से और भी कंपाउंड्स के लिए आप लिख सकते हैं। मान लीजिए मैग्नीशियम सल्फेट का आपको लिखना है, सपोज करिए मैग्नीशियम सल्फेट। अगर आपको इसका लिखना है तब कैसे लिखेंगे, अगेन आपको पता है कि मैग्नीशियम का होता है Mg2+ एंड सल्फेट का होता है SO4 2-। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो 2 और 2 से आप चाहें तो एक दूसरे से वहां पे मतलब सिंप्लीफाई करने के लिए इसको कट कर सकते हैं, है ना। तो 1 हो जाएगा दोनों में, तो सिंपली ये बन जाएगा, इसका 1 नीचे आ जाएगा और इसका भी 1 नीचे आ जाएगा, क्योंकि कट करके 1 दोनों साइड में हो गया। तो यहां पे हम सिंपली लिख पाएंगे MgSO4, है ना। सिंप्लीफाई कर दिया मैंने, वो कट क्या करोगे, वो सिंप्लीफाई हो गया एक्चुअली। नेक्स्ट, एल्यूमिनियम सल्फेट अगर आपको मान लीजिए बनाना हो, एल्यूमिनियम सल्फेट। सो अगर आप एल्यूमिनियम सल्फेट को बनाना चाहते हैं तो ये आप मान के चलिए कि एल्यूमिनियम 3+ होगा और सल्फेट का SO4 2- होगा। ये जो 3 है वो 3 इसके नीचे जाएगा इस तरीके से, और ये जो 2 है ये 2 आएगा इसके तरफ इस तरीके से। तो आप क्या बना सकेंगे, Al2SO3 होल थ्राइस। देख सकते हैं बेटा, मतलब जो इसके माथे में है, आप यहां पे ऐसे सोच सकते हैं, जो इसके माथे में है वो इसके पैर में चला जाएगा, और जो इसके माथे में है वो इसके पैर में चला जाएगा। मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, यानी कि सिर्फ नंबर की बात कर रहा हूं, ठीक है। ओनली नंबर ट्रांसफर होते हैं, राइट। इसी तरीके से आप अमोनियम फॉस्फेट लिखना चाहें अगर, तब कैसे लिखेंगे। सो अमोनियम फॉस्फेट, तो सिंपल सा लॉजिक है यहां पे कि करना क्या होता है आपको, कि यहां पे आपको अमोनियम का पता होना चाहिए रेडिकल कैसा होता है। तो हम सभी को पता है, अगर आप रेडिकल टेबल को देखेंगे जो मैंने आपको प्रोवाइड कराया लास्ट लेक्चर में,
उसमें अमोनियम ऐसा दिखता है NH4+ के फॉर्म में, और फॉस्फेट कैसा दिखता है, ये दिखता है PO4 3- के फॉर्म में। तो क्या होगा, जो इसके माथे में जो मैग्नीट्यूड आपको दिख रहा है 3, वो इसके पैर में आ जाएगा, और जो इसके माथे पे यानी कि 1 दिख रहा है वो इसके पैर में चला जाएगा। तो इसके माथे उसके पैर ऐसे करना है। तो यहां पे क्या हो जाएगा बेटा, NH4 है ना, PO4, अब NH4 क्या होगा, होल थ्राइस, एंड PO4 1, सिंपली ऐसा बनेगा, राइट। इसमें किसी भी तरह का दिक्कत मेरे ख्याल से नहीं आनी चाहिए आपको। इसी तरीके से एक और हम करके देख लेते हैं, दैट इज पोटेशियम डाइक्रोमेट, है ना। सो यहां पे पोटेशियम डाइक्रोमेट, राइट। अब आपको करना क्या है कि पोटेशियम का लिखिए। सो पोटेशियम अगर आप लिखेंगे तो K+ हो जाएगा, है ना। और इसी तरीके से डाइक्रोमेट का आप लिखेंगे तो यहां पे आपको Cr2O7 2- इसका नेगेटिव रेडिकल में आपको दिखेगा। जब आप रेडिकल टेबल देखेंगे तो आपको वहां पे नजर आ जाएगा। अब बस करना क्या है, क्रिस क्रॉस कहते हैं, ये जो क्रॉस कर रहे हैं ना बेटा, इसको क्रिस क्रॉस कहते हैं। तो ये वाला जो इसके माथे पे है वो इसके पैर पे आएगा, और यहाँ पे 1 है तो ये वाला मैग्नीट्यूड, सिर्फ नंबर जाना है बेटा, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो 1 आने से तो कोई फर्क उतना पड़ता नहीं है, तो हम सिंपली यहाँ पे कह सकते हैं ये हो जाएगा K2Cr2O7। तो आप देख सकते हैं बेटा कि कितने सारे फार्मूला आप दिमाग में रख सकते हो। इवन मैं कहूंगा आपको कि 80% फार्मूला ना पूरे इनऑर्गेनिक में, चाहे आप क्लास 11th में चले जाएं, क्लास 12th में चले जाएं, जहां कहीं भी चले जाएं आपको फार्मूला याद करने की जरूरत 80% प्रोबेबिलिटी है कि कम हो जाएगी। सिर्फ 20% वैसे फार्मूला कुछ होंगे जो मिल जाएंगे आपको, जो कि आपको हो सकता है दिमाग में रखना पड़े, आपको याद करना पड़े, बट 80% सहूलियत हो जाएगा। तो सोचो, आपको लगेगा जब कि मुझे 80% चीजें याद हैं, तो 20% चीजों को याद करने में मोटिवेशन मिलेगा, लगेगा अरे यार ये तो बड़ा आसान है यार, चलो कर लेते हैं, क्या दिक्कत है, इतने सारे कंपाउंड्स तो अपने को आता ही है, कुछ कंपाउंड्स को चलो याद कर लिया जाए, क्या दिक्कत है। तो इस तरीके से आपने देखा बेटा कि किस तरीके से हमने केमिकल फार्मूला आपको बताया है। ये बेहद आसान तरीका है, बशर्ते आपको रेडिकल टेबल अच्छे तरीके से याद होनी चाहिए, अदरवाइज आप नहीं कर पाएंगे ये चीज। बिना रेडिकल टेबल का आप केमिकल फार्मूला लिखने का इमेजिनेशन भी नहीं कर पाएंगे, राइट। तो आई थिंक ये वाला पार्ट पूरी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको यहां पे बताने वाला हूं एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, है ना, ये सब चीज आपको बताने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए जो आपने यहाँ पे लिखा है उनका मॉलिक्यूलर मास निकालना है, एक मॉलिक्यूलर फार्मूला आपने लिख दिया तो मॉलिक्यूलर मास अब निकालना है उसका। तो चलिए देखते हैं कि किस तरीके से हम निकाल सकते हैं। तो आइए, जो नेक्स्ट हेडिंग होगा आप पढ़ने वाले हैं जिसमें, दैट इज व्हाट विल बी द हेडिंग, एटॉमिक मास, एटॉमिक मास एंड इस मॉलिक्यूलर मास, हम दोनों पढ़ने वाले हैं, मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एटॉमिक मास अगर समझा दूं आपको और देन मॉलिक्यूलर मास बताऊं तो ज़्यादा बेहतर होगा। बेटा जैसा कि मैंने शुरू में ही जब लेक्चर स्टार्ट किया था, इस चैप्टर को स्टार्ट किया था, उसी समय मैंने आपको एक सजेशन दिया था। सजेशन ये दिया था कि आपको एटॉमिक नंबर 1 to 30 याद हो जाना चाहिए और एटॉमिक मास कम से कम 1 से 20 तक के एलिमेंट का याद हो जाना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है कि बेहद आसान हो जाता है चीज़ें आगे चल करके। तो बस वही आ चुका है, आप देखिए यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए एटॉमिक मास स्टार्ट करते हैं। जिस तरीके से आप सोचिए कि एटॉमिक मास कैसे आया, पीरियोडिक टेबल में इतने सारे एलिमेंट हैं, 118 एलिमेंट हैं, और इवन अब तो और ज़्यादा डिस्कवरी हो चुका है। तो अगर 118 एलिमेंट हैं तो क्या आप उन सभी के एटॉमिक मास को दिमाग में रख सकते हो? तो कुछ एक मेजरमेंट करना पड़ेगा। एटॉमिक मास कैलकुलेट कैसे कर सकते भैया? तो वहां पे एक मेजरमेंट, जैसे मान लीजिए कि आपको कपड़ा लेने जाते हो तो आप कहते हो 1 मीटर, कि 1 मीटर कपड़ा दे दो या 2 मीटर कपड़ा दे दो, जितना रिक्वायर होता है आप उतना मांग लेते हो। उसी तरीके से
आप कोई भी वेट लेना है, 5 केजी आटा लेना है, 5 केजी चावल लेना है, तो उसके लिए वेट करते हो 1 केजी 2 केजी ऐसा करके, है ना। तो वो आया कहाँ से? अगर इनिशियली आप सोचो वो सब नहीं होगा तो कैसे आया होगा? हो सकता है ऐसा हुआ होगा जब एकदम इनिशियल होगा, जब ये सब कुछ नहीं आया था, तो हो सकता है ऐसा किया गया होगा कि फ्रांस की किसी लेबोरेटरी में या इंग्लैंड के किसी लेबोरेटरी में, है ना, जहां पे भी ये डिस्कवर्ड हुआ है, हो सकता है उसके लेबोरेटरी में इतना बड़ा वहां पे मेटल लिया गया होगा और उस मेटल को वहां पे रख दिया गया होगा और ये पूरे मतलब वर्ल्ड में इसको वर्ल्ड वाइड पूरा फैला दिया गया कि अब इतना जो मेटल लेंगे आप, तो इस मेटल को, इतना मेटल को 1 केजी कहेंगे और ये स्टैंडर्ड सभी को फॉलो करना है। तो ऑटोमेटिकली पूरे देश में सभी जगह जाओगे तो 1 केजी एक ही तरह का होगा, राइट। अब कहीं पे जाते हो 1 मीटर आप कपड़ा बोलते हो, आप किसी भी कंट्री में चले जाएं 1 मीटर बोलेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, दुकानदार को भी समझ में आ जाएगा, अच्छा 1 मीटर, तो वो आपको 1 मीटर यहाँ पे दे देता है। वो कैसे समझ में आता है? क्योंकि इंटरनेशनल ऐसा यूनिट, स्टैंडर्ड यूनिट हम फॉलो करते हैं, वैसा किसी ना किसी लेबोरेटरी में जरूर एक यहाँ पे डंडा रख दिया गया होगा, हो सकता है स्टिक रख दिया गया होगा और बोल दिया गया होगा कि आज से हम लोग इतने डिस्टेंस को 1 मीटर मानेंगे। सिमिलरली हम भी चाहते हैं कि पीरियोडिक टेबल में इतने सारे 118 एलिमेंट हैं, हम उनके एटॉमिक मास डिटरमाइन करना चाहते हैं, तो हमें भी कुछ एक ऐसा छोटा सा यूनिट मिल जाए ताकि हम यहाँ पे बोल सकें कि हम भी एटॉमिक मास कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे 1 मीटर आपको पता चल गया तो अब बोलेंगे दुकानदार को जाके 16 मीटर दीजिए, 16 मीटर दीजिए, वो क्या करेगा? इसी 1 को 16 से मल्टीप्लाई करेगा ना और 16 मीटर दे देगा आपको, क्योंकि उसको 1 मीटर पता है। तो हमें भी एक कुछ मिल जाए, यूनिट मिल जाए हमें, तो हम भी अब एटॉमिक मास किसी भी एलिमेंट का फिर बता पाएंगे, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करना है आपको कि एक केक लेना है इस तरीके से, और ये जो केक है वो C12 केक है, मतलब वैसा कार्बन जिसका एटॉमिक मास 12 है, वही वाला ये एटम है बेटा, ये एटम वही है, बीच में न्यूक्लियस है और ये चारों तरफ इस तरीके से एटम हमने सेल के टाइप से बना दिया है। तो ये C12 आपको लेना है, कार्बन 12 लेना है। कार्बन 12 पे ही ये, हालांकि बहुत सारे एलिमेंट पे एक्सपेरिमेंट किया गया लेकिन बाद में फाइनली इस कार्बन पे स्टिक हो गया और कार्बन से ही हमें डिटर्मिनेशन मिला लास्ट में। क्यों? क्योंकि ये ज्यादातर कंपाउंड बनाता है, बहुत सारे कंपाउंड्स बनाता है, ये फैमिलियर है, हर तरह के रिएक्शन कर सकता है, बहुत सारे रिएक्शन देता है। तो हमने समझा कि चलो कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जहां पे इसको अगर मान ले स्टैंडर्ड, तो हम हो सकता है कि सबके मास का यहाँ पे इस तरीके से कर पाएंगे, कैलकुलेट कर पाएंगे। तो चलिए हम यहाँ पे कोशिश करते हैं कि इस कार्बन 12 को, इस केक को 12 इक्वल पार्ट में आप डिवाइड कर दीजिए। जब आप कार्बन 12 को 12 इक्वल पार्ट में जब डिवाइड करेंगे तो आप पाएंगे, देखिए काउंटिंग करके देख लीजिए, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक और बनाना पड़ेगा। तो मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ पे ये कर देता हूँ 11 और 12। तो ये आप मान के चलिए कि मैंने जो भी बनाया है वो पूरी तरीके से क्या है, वो सिमेट्री है, यानी कि सारा का सारा इक्वली केक कटा है बेहतर तरीके से। तो 12 इक्वल पार्ट हमने काट दिए। अब एक पार्ट आपको निकाल के दे देता हूं, यानी कि मैं इसे लिख सकता हूं या नहीं, इस तरीके से देखो तो 1/12 पार्ट ऑफ C12 कह सकता हूं कि कार्बन 12 का आपने 1/12 पार्ट खा लिया, इस केक को आपने निकाल दिया यहां से, इस पोर्शन को आपने निकाल दिया यहां से, ठीक है, इस केक को खा गए आप, राइट। और इसी को बेटा यहाँ पे कह दिया गया कि यही है 1 AMU, एटॉमिक मास यूनिट। AMU का मतलब एटॉमिक मास यूनिट, और मॉडर्न थ्योरी के अकॉर्डिंग अभी हम इसे 1U कहते हैं सिर्फ, यानी कि यूनिफाइड मास, ठीक है। और इसी का अगर आप वैल्यू लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं इसे ग्राम में, दैट इज 1.66, है ना, 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, आप ऐसे लिख सकते हैं। हालांकि मैं इसे प्रूफ भी कर सकता हूं, लेकिन अभी आपके इस लेवल पे मैं नहीं चाहता कि आपको ज़्यादा कंफ्यूज किया जाए, है ना। क्लास 11th में जब आप मोल कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको प्रूफ करके बताऊंगा कि ये वैल्यू कैसे आता है, राइट।
तो आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस ये एज इट इज दिमाग में होना चाहिए कि अब हमको एक यूनिट मिल गया है। जैसे यहाँ पे किसी के लिए 1 kg था, किसी के लिए 1 मीटर था, उसी तरीके से हमें मिल गया है 1 AMU या फिर कह सकते हैं 1 U। ये है यूनिफाइड मास, है ना, और ये है एटॉमिक मास यूनिट, बोथ आर सेम, राइट। तो इस तरीके से आपने क्या किया कि कार्बन 12 के हेल्प से आपने निकाल लिए हैं एक यूनिट, जिसके हेल्प से अब आप किसी भी एलिमेंट का यूनिट कह सकते हो। जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है तो यहाँ पे आप देखते हैं कि हाइड्रोजन जो होता है वो 1 एटॉमिक नंबर है। तो यहाँ पे आप कहेंगे कि इसका एटॉमिक मास जो होगा, इसके एक एटम का एटॉमिक मास होगा 1U। समझ में आ रहा है? इसके 1 एटम का जो मास है वो क्या हो जाएगा, इस तरीके से 1U। अब यहाँ पे इसी तरीके से अगर हम कहना चाहें कि मान लीजिए कि वाटर है ना, पहले मैं सारा का मास आपको बता दूं। जैसे हाइड्रोजन की मास की बात करेंगे तो 1 हो जाएगा। हीलियम के लिए अगर हम बात करें तो ये 4U होता है, राइट। इसी तरीके से आप U या फिर AMU लिख सकते हैं। फिर इसी तरीके से लिथियम के लिए अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा आपको कितना, लिथियम की एटॉमिक मास की बात करें तो अराउंड 7 होता है इसका, तो यहाँ पे 7 हम बात कर सकते हैं। बेरिलियम की इसी तरीके से बात करें तो ये 9 होता है। बोरोन की बात करें तो ये 11 होता है, ठीक है। तो इस तरीके से इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है बेटा। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, डबल कर देते हैं, तो ऐसा बिल्कुल ना लगाएं कॉन्सेप्ट। हालांकि कुछ 20 तक के एलिमेंट में फिर भी सेट हो जाता है, उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ते चले जाओगे ना, एलिमेंट्स के एटॉमिक मास में काफ़ी डिफरेंसेस आने लगते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप डबल करके एटॉमिक मास निकाल लोगे। अप टू 20 तक कुछ कॉन्सेप्ट लगा सकते हो, ऐसा बहुत हद तक काम कर जाता है, बट आगे चल करके ये काम नहीं करता है। सो यहाँ पे बोरोन हो गया। देन कार्बन की बात करें तो कार्बन का एटॉमिक मास 12, नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन की एटॉमिक मास 14, ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन की एटॉमिक मास 16। देन इसी तरीके से हम जाएं तो फ्लोरीन की बात करें तो 18, है ना, तो 18 या 19 शायद होता है, 19 होता है बेटा, हाँ 19। एंड इसी तरीके से अगर हम बात करें नियॉन की तो नियॉन का एटॉमिक मास बेटा 20 हो जाता है। तो 10 तक तो आपको बता दिया। इसी तरीके से आपको बेटा अप टू 20 तक एटॉमिक मास याद रखना है। 20 तक अगर एटॉमिक मास याद है तो बड़े आसानी से आप डिटरमाइन कर पाएंगे। हाइड्रोजन के एक एटम का मास 1U, हीलियम के एक एटम का मास 4U, है ना, लिथियम के एक एटम का मास 7U। तो U या AMU जैसा लिखना है आप लिख सकते हैं, राइट। अब मैं आपको बताऊं कि मैं आखिर इसको पढ़ूंगा कैसे। जैसे मान लीजिए कि अगर मैंने आपको दे दिया H2O, तो H2O का एटॉमिक मास कैसे निकालेंगे, एटॉमिक मास कैसे निकालें, मॉलिक्यूलर मास, सॉरी, ये तो एक मॉलिक्यूल हो गया ना बेटा, ये क्या हो गया, मॉलिक्यूल। चूंकि ये एटम थे, हाइड्रोजन एक एटम है, हीलियम एटम है, लिथियम एटम है, बेरिलियम एटम है, बोरोन एटम है ना, कार्बन एटम है, नाइट्रोजन एटम है, ऑक्सीजन एटम है, फ्लोरीन एटम है। तो इसमें एटॉमिक मास मिलता है आपको, एटम में एटॉमिक मास मिलता है। लेकिन ये मॉलिक्यूल है तो क्या मिलेगा, मॉलिक्यूलर मास, बस इसको ऐड कर देना है। तो हाइड्रोजन का कितना होता है 1, 2 बार हाइड्रोजन है तो इंटू 2 कर दो, प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है 16, तो ये टोटल कितना हो गया 18U। यानी कि हम यहां पे ऐसा कह सकते हैं कि वाटर इज, H2O इज 18 टाइम्स हेवियर, है ना, 18 टाइम्स हेवियर देन व्हाट, 1/12 ऑफ कार्बन 12, 1/12 ऑफ C12, और यू कैन से व्हाट AMU, 1 AMU। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि वाटर जो है वो 18 गुना ज्यादा होता है किससे, 1U से। इसी तरीके से किसी का भी निकाल सकते हैं। तो चलिए अब हम मॉलिक्यूलर मास निकालना सीखते हैं। यानी कि आपको सिंपली क्या करना है बेटा, यहाँ पे कुछ भी भेजा नहीं लगाना है। आपको नॉर्मली क्या करना होता है कि आपको 20 तक के, 1 से लेकर के 20 तक के एलिमेंट का एटॉमिक मास आपको रटे हुए होने चाहिए, याद होने चाहिए, ठीक है।
जब इसको याद कर लोगे तो बड़े आसानी से आप निकाल लोगे। मैं जैसे मान लो कि अगर मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए दे दूं H2SO4 का, H2SO4, इसी तरीके से मैं दे दूं HNO3, कुछ कंपाउंड का मैं निकाल के बता देता हूं आपको। सो 3 अगर मान लो CH3COOH दे दूं, है ना। इसी तरीके से और भी कंपाउंड दे सकता हूं मैं, CO2 दे सकता हूं, 5 और जितने कंपाउंड्स आप लेना चाहें आप ले सकते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। मैं अपने मन से जैसा मन कर रहा है मुझे, मैं ले रहा हूँ, ठीक है। तो आप चाहें तो ले सकते हैं SO2, आप चाहें तो ले सकते हैं यहाँ पे H3PO4, जो इन कॉमनली जो यूज़ होता है ना वो मैं ले लेता हूँ यहाँ पे। 7 में ले सकते हैं यहाँ पे, जैसा भी लेना चाहें, कोई ये नहीं है। जैसे मान लीजिए कि वाटर ले लीजिए, वाटर का तो बता दिया ना मैंने, H2S ले लीजिए, लिख दिया है H2 तो H2S कर दीजिए। 8 का आप ले लें यहाँ पे NO2। आप कोई भी कंपाउंड लेना चाहते हैं, यू आर फ्री, आप किसी भी तरह के कंपाउंड्स को यहाँ पे आप ले सकते हैं। सो 10 टोटल दे देता हूँ तो ज़्यादा आसान हो जाएगा, मतलब एक 10 दे दूंगा तो ठीक ठाक लगेगा कि हाँ भैया चलो दे दिया। मान लो C6H12O6 का आपको निकालना हो तो कैसे निकालोगे, कितना आएगा। अगर आप कैल्शियम कार्बोनेट का निकालना चाहते हो तो कितना आएगा। तो चलिए इन सभी का हम निकाल के देखते हैं। इतना आपको निकाल के बता दूंगा तो आप इजीली किसी भी एलिमेंट्स के बारे में आप मॉलिक्यूलर मास निकाल पाएंगे, किसी भी तरह का दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो मॉलिक्यूलर मास जब तक नहीं निकाल पाओगे बेटा, यहाँ पे भारी प्रॉब्लम आ जाएगी मोल कॉन्सेप्ट में। इसीलिए मॉलिक्यूलर मास निकालने आपको जरूर आना चाहिए, क्योंकि इसके बाद का टॉपिक हमें मॉलिक्यूलर मोल कॉन्सेप्ट ही पढ़ना है। अब देखिए यहाँ पे H2SO4 जो है, यहाँ पे क्या करते हैं कि 1 × 2 कर दीजिए और प्लस सल्फर को क्या कर दीजिए 32। एटॉमिक मास आपको याद होना चाहिए, मुझे याद है इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो हाइड्रोजन का कितना हो गया 2, 1 × 2 और सल्फर का 32, फिर यहाँ ऑक्सीजन का होता है 16 और 4 बार है तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये टोटल मिला करके आ जाएगा, आप कर लेना 18U आ जाएगा बेटा, 18U और यू कैन से 18 AMU, ठीक है। HNO3 की देखते हैं, हाइड्रोजन के लिए 1, नाइट्रोजन के लिए 14, ऑक्सीजन के लिए 16 × 3 बिकॉज 3 ऑक्सीजन है। अब हम क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 48, है ना, 48 और ये हो जाएगा 49 और 49 प्लस कितना 14, सो 49 प्लस 14 कितना हो जाएगा बेटा 63, सो 63U। इसी तरीके से अगर आप बात करें यहाँ पे CH3COOH तो कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1 × 3, फिर से कार्बन का 12 और 2 ऑक्सीजन है तो मैं ऐसा करता हूँ डायरेक्टली लिख देता हूँ 16 × 2 और प्लस 1। आप कैलकुलेट कर लीजिए, आपको 16 मिल जाएगा, 60U मिल जाएगा बेटा, है ना। 12 और 3 15, 15 और 1 16, 16 और 32, है ना, 16 32 48 और 48 प्लस 12 60 हो जाएगा, है ना। 44 ये याद हो जाएगा आपको, कैलकुलेट करते करते याद हो जाएगा। 12 प्लस यहाँ पे 16 × 2 कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा 12 × 16 32, 32 प्लस 12 48, 44U, ठीक है। तो ये इस तरीके से 44U हो जाएगा। यहाँ पे निकाल लीजिए, इसका कर लीजिए, आप ऐड कर लीजिए। अब ऐड तो करना आता ही होगा आपको। ये 32 में लिख देता हूँ एटॉमिक मास, ये 16 × 2 तो ये हो जाएगा कितना बोलो 32 32 64 हो जाएगा, है ना। इसी तरीके से आप यहाँ पे निकाल सकते हैं ये 1 × 3 प्लस फॉस्फोरस के लिए आप एटॉमिक मास देख लीजिए, है ना, 31 होता है। सो 31 प्लस 16 × 4 कर लीजिए तो जो भी आपको मिल जाए, है ना। आई थिंक देख लीजिए 48 हो जाएगा यहाँ पे और 31 और ये ऐड करके आप लिख लीजिए बेटा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डायरेक्टली 1 × 2 प्लस 32, ये ऐड कर लें आप प्लीज़। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 14 प्लस 16 × 2, आप ऐड कर लीजिए इसको। फिर यहाँ पे क्या करेंगे 12 × 6 प्लस 1 × 12 प्लस 16 × 6 अराउंड 180 के आसपास में आता है, देख लीजिएगा आप, कैलकुलेट करके देख लीजिए यहाँ पे।
और ये हो जाएगा 100 आ जाएगा, ये 40 + 12 + 16 × 3, तो ये आप डिटरमाइन कर सकते हैं। तो बड़ा आसान होता है बेटा, जस्ट आपको एटॉमिक मास याद होने चाहिए और उसको ऐड कर दीजिए, आप बड़े आसानी से मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं। आई थिंक आपको ज़रूर से ज़रूर ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो मैंने आपको इस लेक्चर में क्या क्या क्लियर कर दिया। एक तो मैंने केमिकल फार्मूला निकालना सिखाया आपको, उसके बाद मैंने आपको एटॉमिक मास कैसे निकाले जाते हैं, मॉलिक्यूलर मास कैसे निकाले जाते हैं। एटॉमिक मास का मैंने बोल दिया कि 1 to 20 तक एटलीस्ट याद होने चाहिए आपको। ठीक है, और मैं चलो 1 to 20 तक एटॉमिक मास आपको शेयर कर देता हूँ, इस वीडियो लेक्चर में शेयर कर दूंगा, सो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो याद कर लेना आप। और मॉलिक्यूलर मास आपने सीख लिया, मॉलिक्यूलर फार्मूला सीख लिया। तो इस तरीके से इस लेक्चर को अब हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले लेक्चर में और भी नए नए चीज़ सीखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।